इस चीज से ये साफ साफ पता चलता है कि उस समय के दलित और लोअर कास्ट के लोगों के साथ जानवर से भी बुरे तरह का बर्ताव किया जाता था। यही सब देखकर उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1932 में कम्युनल लॉ पास किया। क्या रिजर्वेशन देना सही है या नहीं, रिजर्वेशन देना सही है या नहीं, उसके ऊपर बात करने से पहले हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही लोअर कास्ट के लोग हैं जिनसे हजारों सालों तक जॉब्स और एजुकेशन के अधिकार छीने गए हैं। रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन और ये क्यों इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है, जिसके ऊपर आज के समय बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपने बीच में अग्रेसिव कमेंट पास कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप राहुल गांधी की बात सुनिए कि इनका क्या कहना है रिजर्वेशन पे। अलग अलग नेता, उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे, और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इस क्लिप से ये पता चल रहा है कि एक पॉलिटिशियन रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है और दूसरा रिजर्वेशन को कम करने की बात कर रहा है। और क्यों इंडिया की जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट आज इंडिया भर में रिजर्वेशन को लेकर मास लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोअर कास्ट स्टूडेंट एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देना सही है या नहीं सही है, इस बात को लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी खुद में लड़ रही है। मैंने जो आपको क्लिप्स और बातें बताई हैं, इन सबको बताने का मैं एक ही मकसद है कि इंडिया में जो रिजर्वेशन को लेकर लोगों के बीच में जो मिसकंसेप्शन और नैरो नॉलेज है, उसको मैं मेरे इस वीडियो को दूर कर सकूं। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं वो काइंडली अलर्ट करना चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंसिटिव फैक्ट दिखाए हैं जो मेरे कुछ ओन व्यूवर्स के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अभी और यहीं छोड़ कर जा सकते हैं। रिजर्वेशन आज पूरे देश भर में बहुत ही बड़ा कंसर्निंग इशू बन चुका है। इसीलिए रिजर्वेशन को समझने से पहले हमें रिजर्वेशन की एक्चुअल हिस्ट्री को समझना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों और किस लिए लगाया गया था, ताकि आप रिजर्वेशन के ऊपर अपनी मिसकंसेप्शन दूर कर सके और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सके। रिजर्वेशन का आज मेन कारण क्या है इम्प्लीमेंट करने का? लोअर कास्ट स्टूडेंट एससी, एसटी और ओबीसी के लिए एजुकेशन में सीट रिजर्व करना और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। लेकिन आज से अगर हम 200 से 300 साल पहले जाएं तो इन्हीं लोअर कास्ट के लोगों को एजुकेशन और जॉब्स में बहुत ही ज़्यादा कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। और उस समय स्कूल्स और कॉलेजेस में लोअर कास्ट बच्चों को क्लासरूम के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। और सोसाइटी में जितने भी छोटे से छोटे काम जैसे टॉयलेट साफ करना एटसेट्रा वो लोअर कास्ट के लोगों से ही करवाया जाता था। और बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि उन्हें मंदिर में जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। अगर कोई निचली कास्ट का आदमी गलती से भी मंदिर के अंदर पैर रखने की कोशिश करता तो लोगों के द्वारा उनको वहां से मारकर भगा दिया जाता। और अनटचेबिलिटी जैसी प्रथा तो उस समय नॉर्मल हो गई थी। आप इसे इस चीज से समझ सकते हैं कि उस समय के ब्राह्मण दूध की जरूरत पूरी करने के लिए गाय के कांटेक्ट में आ सकते थे और दलित और लोअर कास्ट के लोगों को अपने आसपास देखना ही पसंद नहीं करते थे। इस चीज से ये साफ साफ पता चलता है कि उस समय के दलित और लोअर कास्ट के लोगों के साथ जानवर से भी बुरे तरह का बर्ताव किया जाता था। यही सब देखकर उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1932 में कम्युनल लॉ पास किया, जिसमें हर एक कास्ट और एथनिक ग्रुप जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और लोअर कास्ट के लोगों के लिए एक सेपरेट इलेक्शन कंडक्ट करवाने का प्लान बनाया गया, ताकि वो अपने कैंडिडेट को अपॉइंट कर सके और हर एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम को एनकाउंटर किया जा सके। लेकिन ब्रिटिशर्स का यह आइडिया पूरी तरह फ्लॉप रहा। लेकिन उस समय के सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि लोअर कास्ट के लोगों को सेपरेट इलेक्शन और सेपरेट गवर्नमेंट बनाने की राइट्स मिलनी चाहिए, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि उस समय के दलित और लोअर कास्ट के लोगों को जॉब्स और एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था। लेकिन महात्मा गांधी सेपरेट इलेक्शन के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी का यह मानना था कि सेपरेट इलेक्शन करवाने से हिंदू कम्युनिटी कास्ट के बेसिस के बीच में डिवाइड हो जाती, जो कि गांधी जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। गांधी जी हिंदूज के बीच में यूनिटी बनाकर रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अम्बेडकर जी के सेपरेट इलेक्शन के आइडिया को अपनी मंजूरी नहीं दी थी और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अम्बेडकर जी और गांधी जी अपने अपने आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए बहुत सारे नेगोशिएशन होने के बाद 1932 में पूना एक्ट को साइन किया गया, जिसमें इलेक्शन को पूरे देश में पहले जैसे ही कंडक्ट किए जाते। लेकिन लोअर कास्ट जैसे एससी और एसटी के लिए एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्व सीट को बढ़ा दिया गया। अगर आज हम मॉडर्न इंडिया की रिजर्वेशन परसेंटेज देखें तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 27% है और एससी और एसटी के लिए 15% और 7.5% और 5% डिसेबल पर्सन के लिए और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन
EWS दिया गया है, जिसको सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग ले सकते हैं, और बाकी 40 से 50% सीट अनरिजर्व है, जिसमें जनरल कैटेगरी या कोई और अनरिजर्व कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। आज इंडिया में बहुत सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और जॉब एप्लीकेंट गवर्नमेंट से इसलिए गुस्सा है क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से अनडिजर्विंग SC और ST कैंडिडेट जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, उनकी सिलेक्शन पहले हो जा रही है, और डिजर्विंग जनरल स्टूडेंट जिन्होंने पढ़कर अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, उन्हें फिर भी रिजर्वेशन के चलते कॉलेज और गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं मिल पा रही है। और अगर हम इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से जनरल कैटेगरी की सीट देखें तो वो भी बहुत ही कम है, और कम सीट और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जनरल कैटेगरी को हर साल हाई कट ऑफ का सामना करना पड़ता है। और इन स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सारे SC और ST कैंडिडेट इकोनॉमिक डिसएडवांटेज में नहीं होते हैं, और सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, इसीलिए रिजर्वेशन देना है तो इनकम बेसिस पर दिया जाए, ना कि कास्ट के बेसिस पर, जिससे कि मैं भी एग्री करता हूँ। क्योंकि आप आज खुद सोच के देखिए कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा या कैपिटल है, उसके पास उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्योंकि आज तो कास्ट के बेसिस पर एजुकेशन रोका नहीं गया है, जैसे पहले सिर्फ अपर कास्ट के लिए था। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। तो क्या आज की गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट और गुस्से को देखकर उनके लिए रिजर्वेशन में सीट बढ़ाएगी या नहीं? द सिंपल आंसर इज नो। जी हाँ, मैं आपको 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट कभी भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन में सीट नहीं बढ़ाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझते हैं। अगर मान लीजिए कल को कोई भी नेता आकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन में सीट बढ़ा देता है, तो अगले इलेक्शन में उससे OBC, SC, ST कम्युनिटी से एक भी वोट नहीं मिलेगा। और अगर वही नेता लोअर कास्ट कम्युनिटी जैसे OBC, SC, ST कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन में सीट बढ़ा देता है, तो उसी नेता को जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी से अगले इलेक्शन में एक भी वोट नहीं मिलेगा। और कुछ केसेस में अपोजिट कास्ट के स्टूडेंट और लोग रिजर्वेशन को लेकर रोड पर प्रोटेस्ट और दंगा करने के लिए भी उतर जाते हैं। इसलिए इसी डर की वजह से कोई भी नेता और पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन की पॉलिसी में चेंजेस करना तो छोड़िए, इस पर बात करने से भी डरता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है VP सिंह। VP सिंह ने OBC कैटेगरी के रिजर्वेशन को बढ़ाकर 27% तक कर दिया था, और दूसरे दिन सड़कों पर ब्राह्मण और नॉन OBC कैटेगरी के स्टूडेंट ने जमकर प्रोटेस्ट किया और तोड़फोड़ मचाया, और सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़कर रिजाइन करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी 2019 में नरेंद्र मोदी ने जनरल कैटेगरी के लिए EWS लाया था, जिस पर ऑपोजिशन कास्ट के लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। तो क्या इस प्रॉब्लम का सलूशन है या नहीं, या फिर हमेशा ऐसे ही जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब्स के लिए स्ट्रगल करना होगा? अगर हम इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें तो हमें सिर्फ एक ही सलूशन मिलता है कि आप गवर्नमेंट को फोर्स करो कि कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीटें बढ़ाएं, क्योंकि जब ज्यादा सीट होंगी तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के पास सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें बढ़ चुकी होंगी। इंडिया में स्टूडेंट और जॉब एप्लीकेंट के ऊपर सर्वे करने के बाद ये पता चला कि कुछ ऐसे भी SC और ST कैंडिडेट हैं जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, और कुछ ऐसे भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियली वीक और पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। और इस केस में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के पास कम रिसोर्सेज तो पहले से ही है, और कम सीटें होने की वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। और वही दूसरी ओर अगर हम SC ST कम्युनिटी को देखें तो उनके पास रिसोर्सेज के साथ रिजर्वेशन भी है, तो उनके लिए आसान हो जाता है कि वो मेरिट के बेस पर क्वालिफाई हो सके। तो इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं गवर्नमेंट के पोजीशन पर होता तो इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करने के लिए कास्ट प्लस इनकम बेस पर रिजर्वेशन देना चालू करता, जिसे हम हाइब्रिड रिजर्वेशन का भी नाम दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस हाइब्रिड रिजर्वेशन की पॉलिसी इस्तेमाल करने से इंडिया की 99% रिजर्वेशन की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए एक लड़के का नाम रमेश है और वो किसी भी तरह की एग्जाम या जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है, और वो लोअर कास्ट SC और ST से बिलोंग करता है, पर उसके घर की फैमिली अर्निंग 8 लाख रुपए से ज्यादा है, और उसके फैमिली के पास लैंड ओनरशिप, एसेट और रिसोर्सेज हाइब्रिड रिजर्वेशन की क्राइटेरिया से ज्यादा है। और दूसरी तरफ सुरेश है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब इंटरव्यू देने जा रहा है, पर वो जनरल क्लास से बिलोंग करता है, और उसके फैमिली की अर्निंग 8 लाख रुपए से कम है, और उसके फैमिली के पास लैंड ओनरशिप, एसेट और रिसोर्सेज हाइब्रिड रिजर्वेशन की क्राइटेरिया से कम है। तो रमेश और सुरेश में से किसको पहले जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? जी हाँ, एग्जैक्टली सुरेश को पहले जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बिलोंग तो अपर कास्ट से करता है, पर उसके फैमिली के पास न तो रिसोर्सेस है
न तो उसके पास रिजर्वेशन है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं सबकी कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा। क्या रिजर्वेशन देना सही है या नहीं? रिजर्वेशन देना सही है या नहीं, उसके ऊपर बात करने से पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये वही लोअर कास्ट के लोग हैं जिनसे हजारों सालों तक जॉब्स और एजुकेशन के अधिकार छीने गए हैं। और दूसरी ओर अगर हम अपर कास्ट के लोग को देखें तो उनके पास एजुकेशन और जॉब्स के पूरे राइट्स थे, जिसके वजह से अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों के बीच में हजारों सालों तक का एजुकेशनल गैप बन गया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते ही जा रही है। इसलिए इसी जनरेशनल गैप को फिल करने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई है ताकि लोअर कास्ट के लोगों को एक सेम स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके। और 70 से 80% लोअर कास्ट इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेस नहीं होता है, इसीलिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। तो जिस चीज के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई थी वो काम कर रही है या नहीं? क्या रिजर्वेशन इंडियन लोअर कास्ट सोसाइटी और बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है या नहीं? द शॉर्ट एंड सिंपल आंसर इज यस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए इसको समझते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एससी और एसटी की ग्रेजुएशन रेट 2004 में और 2005 में कितनी कम है, लेकिन अगर हम 2017 से लेकर 2018 तक की इनकी ग्रेजुएशन रेट देखें तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऊपर आ गई है। और 2024 में तो और भी बढ़ गया है। मेरे पास दिखाने के लिए एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। और अगर हम इसका लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो तमिलनाडु में रहने वाली एक ऐसी लड़की जिसका नाम रोहिणी है, जो दिन के समय खेत और दुकान में काम करती थी और उसके पास एजुकेशन के रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे, लेकिन फिर भी उस लड़की ने सिर्फ रात में पढ़कर जेईई मेंस में 73.8 परसेंटाइल स्कोर किया है और उसे आज एनआईटी ट्रिची कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अब यहाँ पर बहुत लोग आ जाएंगे और बोलेंगे कि हमने उससे ज्यादा जेईई मेंस में परसेंटाइल स्कोर किया है पर हमें तो एनआईटी ट्रिची कॉलेज नहीं मिला, पर उस लड़की को कैसे मिल गया? पर क्या आप सबने उस लड़की की फैमिली कंडीशन देखी है कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आती है? तो यही कारण है कि रिजर्वेशन हमारे सोसाइटी में क्यों जरूरी है, ताकि रोहिणी जैसे और लड़के और लड़कियां रिजर्वेशन की पॉलिसी का फायदा उठा सके और उनका भी सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। Thank you for watching.